8. राजीव को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था और वो बस आयशा को उस आदमी से गले लगते हुए देख रहा था। उसके सिर में बहुत गुस्सा पनप रहा था और मन कर रहा था कि अभी जाकर उस आदमी को मारे और उससे पूछे कि ये सब क्या चल रहा है। लेकिन राजीव बहुत अच्छे से जानता था, अगर उसने कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की तो ये खबर हर जगह फैल जाएगी और राजीव का इंदौर से भागकर यहाँ आने का कोई सेंस नहीं बनेगा। यहाँ आकर उसने अभी तक जो भी किया है उसका सारा प्लान खराब हो जाएगा, पर वो कुछ और कर सकता है। उसने ये सोचा और अपना फोन निकालकर एक नंबर डायल किया। तुम मुझे 15 मिनट में मेरे घर पे मिलो, मुझे कुछ अर्जेंट बात करनी है। राजीव ने इतना कहकर फोन काटा और तब उसने देखा कि आयशा उस आदमी से दूर हो गई थी। राजीव ने उस आदमी को पहली बार देखा था और तब उसने फोन से उसकी फोटो ली और वहां से कार में बैठ गया। कार चलाते वक्त भी राजीव को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन बार बार उसके मन में बस अपने परिवार और बच्चों के और अपनी रेप्यूटेशन के बारे में ख्याल आ रहा था। इसलिए उसने कुछ नहीं करने के बारे में सोचा। कुछ ही देर में तेज गाड़ी चलाकर राजीव अपने घर के बाहर रुका। उसने देखा कि वहां पहले से ही विनय खड़ा हुआ था और उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। तब राजीव उसकी तरफ बढ़ा। क्या हो गया? बहुत जल्दी मुझे बुला लिया? अभी थोड़ी देर पहले ही तो मिले थे। क्या पैसे कैश में देने का मन बना लिया है? बार बार पैसे की बात मत करो। एक बार कह दिया ना कि पैसे दे दूंगा, बात खत्म। अब मेरी बात सुनो, मुझे एक आदमी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए और किसी भी तरह से वो इस शहर से बाहर नहीं जाना चाहिए। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उस पर नजर भी रखोगे और किसी को इस बारे में शक भी ना हो। लेकिन ये आदमी कौन है? क्या तुम्हें कोई ब्लैकमेल कर रहा है? बोलो तो इसे टपका दूं। नहीं, अभी मारने की जरूरत नहीं है। अभी बस जितना कहा है उतना करो और जब सारी चीजें पता चल जाएं, उस दिन मुझे बताना और तब हम इसका कुछ करेंगे। ठीक है, जैसा तुम कहो। मुझे तो बस पैसे से मतलब है। विनय ने अपना हाथ बढ़ाया और भले ही राजीव गुस्से में था, उसने उससे हाथ मिलाया और तभी राजीव ने देखा कि साइड में से प्रिया और ऋषि आ रहे थे। तुम्हें अब जाना चाहिए, मुझे कुछ और काम है। राजीव की बात सुनकर विनय ने गर्दन हिलाई। तब राजीव प्रिया और ऋषि के पास गया। उसने अपने चेहरे पर एक फेक स्माइल दी और देखा कि ऋषि और प्रिया दोनों के ही पास रंग बिरंगे फूल थे। अरे कहाँ गए थे तुम दोनों इतनी सुबह सुबह? डैड, प्रिया ने कहा था कि यहाँ आसपास बहुत अच्छी वैलीज है, तो हम उन्हें ही एक्सप्लोर करने गए थे। हमने थोड़ी देर स्नोफॉल में फन किया और फिर हम आ रहे थे तो हमें ये फूल दिख गए। लेकिन बेटा, ऐसे बर्फ में जाना इज नॉट दैट सेफ। एटलीस्ट मॉम या डैड में से किसी एक को ले जाते। डैड, ये कैसे पॉसिबल होता? कल रात को आप कहीं चले गए थे और आपके जाने के बाद मॉम भी कहीं चली गई थी और मैंने और ऋषि ने रात अकेले ही बिताई थी। हो क्या रहा है हमारे लाइफ में? जब से हम यहाँ आए हैं मुझे कुछ सही नहीं लगता है। मॉम और आप परेशान लगते हो। मैं छोटी हूँ लेकिन सब समझती हूँ डैड। इस बात को सुनकर राजीव बहुत शॉक्ड था। उसने कभी नहीं सोचा था कि आयशा अपने बच्चों को छोड़ देगी, लेकिन अब राजीव को समझ में आने लगा था कि उसके परिवार के बारे में सिर्फ वही सोच रहा है और अपने बच्चों के लिए उसे हमेशा वहां रहना पड़ेगा। यही बात सोचकर वो खड़ा हुआ और उसने पलटकर देखा कि विनय वहां से जा चुका है। तब उसने कहा, तुम चिंता मत करो, डैड है ना तुम्हारे साथ, मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा तुम्हें। और रही बात मॉम की, तो धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। बस तुम मुझ पर विश्वास रखना। अब चलो, मुझे रेस्ट करना है। राजीव ने प्रिया और ऋषि का हाथ पकड़ा और उन्हें घर के अंदर ले गया। थोड़ी ही देर में आयशा घर आ गई, लेकिन राजीव ने उससे कुछ नहीं कहा क्योंकि वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा था और शाम को वो मीनाक्षी के 2 करोड़ उसे देने के लिए चला गया। राजीव बस यही उम्मीद कर रहा था कि बस उसकी लाइफ नॉर्मल हो जाए, पर लाइफ नॉर्मल होने पर टाइम लगता है और धीरे धीरे टाइम निकल ही गया। राजीव के पैसे मीनाक्षी ने वाइट करना शुरू कर दिया था। वो उसके पैसों को अलग अलग बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही थी और उसका जो भी प्रॉफिट होता वो उसका 20% रख रही थी। राजीव इस बात से खुश था
कि एटलीस्ट उसे अब कोई जवाब नहीं देना पड़ेगा कि वो पैसे कहां से ला रहा है, और इसलिए वो अपनी रईस लाइफ जीने लगा। राजीव ने एक नई गाड़ी खरीद ली, घर में वो सारी फैसिलिटीज भी चालू करवा ली जिनके बारे में आते वक्त आयशा ने कंप्लेंट की थी। पर राजीव और आयशा के बीच में रिलेशंस अभी भी ठीक नहीं हुए थे, क्योंकि आयशा राजीव से पैसों के बारे में सवाल पूछना चाहती थी, पर राजीव उसे कुछ नहीं बताना चाहता था। वो अक्सर घर के बाहर रहता था और मीनाक्षी के कनेक्शन की वजह से बड़ी बड़ी पार्टीज में जाता था। न्यूज़पेपर में उसके बारे में न्यूज़ पब्लिश होने लगी थी और उसकी एक नई पॉजिटिव इमेज सामने आ रही थी, जिसे लोग शायद पहले कभी पता नहीं कर पाते। राजीव खुश था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि उसकी बीमारी भी धीरे धीरे उसके शरीर पर इम्पैक्ट कर रही है। उसकी ग्रिप लूज होना शुरू हो गई थी, पर वो किसी से भी इस बात को शेयर नहीं करना चाहता था। 1 महीना बीत गया था और विनय उस आदमी पर कड़ी नजर रखकर उसका हर एक अपडेट राजीव तक पहुंचा रहा था। पर अचानक एक सुबह राजीव के पास विनय का फोन आया। हमारा शिकार आज शहर छोड़ने वाला है, जल्दी बताओ क्या करना है, वरना इतने टाइम का किया हुआ सब कुछ खराब हो जाएगा। तुम उसे पकड़कर मेरे घर ले आओ, मुझे पता है अब क्या करना है। राजीव ने इतना कहकर फोन काट दिया और उसे समझ आ गया कि जिस चीज के लिए वो प्लान कर रहा था वो अब सक्सेसफुल होने वाली है। वो नीचे ड्राइंग रूम में गया जहां प्रिया और ऋषि टीवी देख रहे थे, लेकिन राजीव ने टीवी बंद की और कुछ पैसे देकर उन्हें घर से बाहर भेज दिया। जब वो दोनों चले गए तब आयशा ने राजीव से पूछा, तुमने उन दोनों को कहाँ भेज दिया? कोई आने वाला है क्या? कुछ ही देर में पता चल जाएगा, राजीव ने रूडली वे में जवाब दिया, जिसे सुनकर आयशा कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। और तब राजीव बस सोफे पर बैठकर विनय की गाड़ी का इंतजार करने लगा। और कुछ ही देर में राजीव ने कार ब्रेक की आवाज सुनी और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। गाड़ी की आवाज सुनकर आयशा भी बाहर आ गई और तब उसने देखा कि विनय घर के अंदर आ रहा है, लेकिन उसके पीछे हाथ पर बंधे हुए आ रहा था वो आदमी जिससे आयशा उस दिन मिली थी। उसके मुंह से खून निकल रहा था और ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत मारा गया है। ये सब क्या हो रहा है? बैठ जाओ आयशा, सब पता चल जाएगा। तुम अपने आप को बहुत होशियार समझती हो, लेकिन तुम एक बेवकूफ से ज्यादा कुछ नहीं हो। अगर तुमने एक भी कदम इस आदमी की तरफ बढ़ाया तो फिर अंजाम अच्छा नहीं होगा। राजीव की बात सुनकर आयशा अपनी जगह पर खड़ी रह गई। तब विनय ने उस आदमी को राजीव के सामने घुटनों पर बैठाया। बहुत भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने इसे पकड़ लिया। आखिर मुझसे ये जीत नहीं सकता, इसे ये समझा देना तुम। क्यों रे, अपने आप को प्लेबॉय समझता है तू? किसी की भी बीवी के साथ सोएगा और उसे पता भी नहीं चलेगा, ये सोचा था तूने? कहां से आया है और अपने आप को कितनी बड़ी तोप समझता है तू? मेरी बीवी को टच करने की हिम्मत कैसे की? लेकिन वो आदमी बस जमीन पर बैठा अपनी आंखों में आंसू लिए राजीव को घूर रहा था। वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, पर मुंह बंधे होने के कारण बस उसकी हमिंग ही सुनाई दे रही थी। तब राजीव ने विनय के सामने हाथ स्ट्रेच किया और विनय ने बिना कुछ कहे ही उसके हाथ में अपनी गन पकड़ा दी। आयशा राजीव का ये रूप देखकर दंग रह गई। राजीव, ये तुम क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? तुम सच में अपने घर में ही मर्डर करने वाले हो? क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है? हाँ, सब कुछ सही जगह पर है। अब ये तो जवाब दे नहीं रहा, तुम ही बता दो कि ये कौन है, वरना मैं इसे गोली मार दूंगा। तुम्हारे पास बस 10 सेकंड है। राजीव ने अपनी गन को उस आदमी के सर पर तान दिया। आयशा राजीव के इस रवैये को देखकर हैरान थी, पर उसे समझ आ रहा था कि राजीव ऐसा कर सकता है। और तब उसने चिल्लाते हुए कहा, ये मेरे बॉयफ्रेंड है और हम पिछले 2 साल से रिलेशनशिप में हैं। ये मुझसे बस यहाँ मिलने आया था और आज यहाँ से जा रहा है। प्लीज इसे छोड़ दो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ राजीव, मुझे और इसे माफ कर दो। आयशा की बात सुनकर वो आदमी अपनी गर्दन हिलाकर कुछ कहने की कोशिश करने लगा, पर इतनी ही देर में राजीव ने गन का ट्रिगर पुल किया और उस आदमी के सर में गोली मार दी। गन की आवाज सुनते ही आयशा की चीख निकल गई और तब वो आदमी नीचे जमीन पर गिर गया।
तुमने माफी मांगने में बहुत देर कर दी आयशा। इसे जो कीमत चुकानी थी वो ये पूरी कर चुका है। अब बस इस बात के बारे में शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं किया। जब गोली चली तो उसकी आवाज से आसपास वादियों में पंछी और जानवर इधर उधर अपनी जान बचाकर भागने लगे। लेकिन आयशा को पता था कि वो कहीं जा नहीं सकती। वो अभी भी उस आदमी की तरफ देख रही थी जो अब वहां मरा हुआ पड़ा था, और उसका खून किसी नदी की तरह बहकर राजीव के जूतों की तरफ बढ़ रहा था। पर राजीव को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हुआ नजर आ रहा था। आयशा ने देखा कि राजीव के चेहरे पर स्माइल थी और वो बहुत ही आसानी से बैठा हुआ था। उसने राजीव का ये रूप पहली बार देखा था और उसे पहली बार राजीव से डर लग रहा था। पर राजीव जानता था कि वो क्या कर रहा है, और तब उसने अपने हाथों में उस गन को घुमाते हुए विनय से कहा, इसकी लाश को ठिकाने लगा दो और किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि यह मुझसे या मेरे परिवार से किसी भी तरह रिलेटेड था। ऐसी जगह फेंकना कि जंगली जानवर इसे खा जाएं और कोई भी इसे पहचान नहीं पाए। राजीव की बात सुनकर विनय ने अपना फोन निकाला और घर के बाहर वो किसी से बात करने चला गया। तब आयशा राजीव की तरफ ही देख रही थी। राजीव की आंखें एक दरिंदे जैसी हो गई थी, जो किसी अंधे चोट खाए जानवर से भी बुरा लग रहा था। राजीव खुद नहीं जानता था कि वो क्या से क्या हो गया था। एक परिवार बनाना उसके लिए इतना मुश्किल होने वाला होगा, ये उसको भी नहीं पता था। आयशा बस नीचे जमीन पर बैठी अपनी आंसू भरी आंखों से बस उसे ही देख रही थी। पर राजीव बस उस आदमी के खून की तरफ देख रहा था। उसने पहली बार इतना सारा खून एक साथ देखा था, लेकिन डरने के बजाय उसे उस खून की तलब मच रही थी। मन कर रहा था कि वो अभी उसे पी ले और अपनी सदियों की प्यास को बुझा दे, पर उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। राजीव को महसूस हो रहा था कि उसकी बीमारी और बढ़ गई है और अब उसके हल्के मूवमेंट्स भी थोड़े टफ पड़ रहे हैं, जैसे मुड़कर आयशा की तरफ देखना। दोनों साइलेंस में बैठे रहे और तभी कुछ देर में विनय वापस आया और उसके साथ 4 आदमी और थे। सबने अपने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था। उन आदमियों में से 2 ने उस आदमी की लाश को उठाया और उसे पीछे के दरवाजे से बाहर निकाल कर ले गए। वहीं जो दूसरे आदमी थे, उन्होंने बिना कुछ कहे ही वॉशरूम की तरफ जाने का फैसला किया और एक बकेट पानी ले आए। उन दोनों ने रगड़ रगड़ कर खून के दाग को साफ करना शुरू किया और तब खून हल्का लगने लगा। फिर उन्होंने अपना काम कंप्लीट किया और वो बाहर निकल गए। तुम्हारा काम हो गया है राजीव, लाओ मुझे मेरी गन दो। तुम कुछ दिन इसे मेरे पास ही छोड़ दो। राजीव अब गन को देख रहा था। उसकी आंखों में एक नशा था जो विनय को समझ आ रहा था। हर आदमी को पहली बार गन हाथ में रखकर ऐसा ही फील होता है, ये बात वो जानता था। इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और वहां से जाने का फैसला करके वो बाहर निकल गया। उसके जाते ही राजीव अपनी जगह से उठा और अपने कमरे की तरफ जाने लगा। तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। मेरे बच्चों का बाप ऐसा नहीं था। मैंने जिससे कभी प्यार किया था वो ऐसा नहीं था। राजीव ने पलटकर आयशा की तरफ देखा। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और उसके निशान चेहरे पर बन गए थे। मैं वही हूं जिससे तुम नफरत करती हो। तुमने बहुत आसानी से बोल दिया कि राजीव मैं तुमसे नफरत करती हूँ, लेकिन एक बार भी तुमने ये नहीं सोचा कि ऐसा क्या हो गया। नहीं सोचा तो मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम अब वैसे नहीं रहे जैसे तुम मुझे अपने साथ शादी करके लाए थे। तब तुम बस मुझसे प्यार करते थे और हर चीज में बस तुम्हें मैं ही दिखती थी। लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी जगह इस नए आदमी ने ले ली और चीजें बिगड़ने लगी। मैं हर दिन यही सोचती थी कि शायद किसी दिन मेरा राजीव वापस आ जाए, पर ये जो भी आदमी मेरे सामने है उसने चीजों को इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया कि मुझे लगता है उसने राजीव को मार दिया। आज जो तुमने किया वो पहला मर्डर नहीं था। तुमने मेरे पति को मार दिया है और उसे इस जंगली आदमी ने खा लिया है जो मेरे सामने खड़ा है।
पर मुझे उम्मीद है कि एक दिन राजीव का फिर से जन्म होगा और उस दिन शायद मैं वापस से खुशी का मतलब सीख जाऊंगी जो मुझे पहले पता था। आयशा अपनी बात कहकर फूट फूट कर रोने लगी। राजीव बस उसे घूर रहा था और उसके बारे में सोचकर उसे बुरा लग रहा था। वो जो भी कर रहा था बस इसलिए ही था क्योंकि उसे अपने परिवार को एक साथ रखना था। लेकिन उसे ये अच्छे से पता था कि अगर वो ये बात आयशा को बताएगा तो वो विश्वास नहीं करेगी। इसलिए उसने कुछ ना कहने का फैसला किया और अपने कमरे में जाकर बेड पर लेट गया। लेटे लेटे वो बस गन को घूर रहा था। सच में उसमें एक नशा था। राजीव अब किसी को शूट करना चाहता था। वो चाहता था कि लोग उससे डरें और उसके सामने गिड़गिड़ाएं, पर गन को देखते हुए कब उसे नींद लग गई उसे पता ही नहीं चला। वो हाथ में गन पकड़े बस सपनों में लोगों को मार रहा था और उसे मजा आ रहा था। शाम को जब राजीव उठा तो कमरे में पूरी तरह अंधेरा हो चुका था और खिड़की के बाहर चांद चमक रहा था। उसे भूख लगी इसलिए वो नीचे जाने लगा। पूरे घर में अभी भी अंधेरा था और नीचे ड्राइंग रूम में पहुंचा तो उसने लाइट ऑन की। उसने देखा कि आयशा अभी भी जमीन पर लेटी है और सो रही है, पर उसके अलावा घर में कोई नहीं है। उसने एक दो बार प्रिया और ऋषि को आवाज लगाई लेकिन वो वहां नहीं थे। वो बाहर गया और उन्हें ढूंढने लगा। घर के जितने एरिया में वो हो सकते थे वहां वो नहीं मिले। वो तुरंत ही आयशा के पास गया और उसे उठाने लगा। आयशा, आयशा जल्दी उठो। आयशा, आयशा, देखो प्रिया और ऋषि गायब है। आयशा, आयशा सुनो। राजीव उसके गाल पर धीरे धीरे स्लैप करने लगा और तब आयशा ने अपनी आंखें खोली, पर राजीव को अपने सामने देखते ही वो पीछे हो गई। आयशा बेबी, मैं तुम्हें कुछ नहीं कर रहा। बच्चे गायब हैं, उनके बारे में सोचो। क्या मतलब गायब है? मैंने सुबह उन्हें जब बाहर भेजा था उसके बाद से वो वापस नहीं आए हैं। मैंने हर उस जगह देख लिया जहां वो जाते हैं, लेकिन कोई भी क्लू नहीं है। हमें जल्दी से पुलिस स्टेशन जाना होगा। राजीव की बात सुनकर आयशा को घबराहट होने लगी और वो तुरंत ही अपनी जगह से उठी। राजीव तब आगे बढ़ा। उसने गन को अपने पीछे छुपा लिया और कार में उसने आयशा को बैठाया। राजीव की कार एक बार फिर सड़क पर अंधाधुंध दौड़ रही थी और आयशा बस सीट पर बैठी डर रही थी। कुछ ही पलों में राजीव ने कार को पुलिस स्टेशन के बाहर रोका। राजीव ने किसी से भी कोई बात नहीं की और वो सीधा सब इंस्पेक्टर के कैबिन में घुसा। उसने सब इंस्पेक्टर के सामने सारी बात रख दी और तब इंस्पेक्टर ने सोचते हुए कहा, मिस्टर राजीव, हम आपका कंसर्न समझ सकते हैं कि एक फैमिली को अपने बच्चे के खो जाने पर कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बट लॉ की नज़रों से देखें तो अभी आपके बच्चे को गुमे सिर्फ 13-14 घंटे ही हुए हैं। लॉ कहता है कि मिसिंग रिपोर्ट फाइल कराने या किसी भी तरह की इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के लिए आपको 24 आवर्स का वेट करना पड़ेगा। उसी के आगे इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू हो पाएगी। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? वो मेरे बच्चे हैं। आई अंडरस्टैंड मिस्टर राजीव, बट मैं लॉ से बाउंड हूं एंड आई कांट गो अगेंस्ट इट। और प्लीज वॉच योर लैंग्वेज। अरे जा नहीं देखता लैंग्वेज। बता क्या कर लेगा? अगर पैसे दूंगा तो उन्हें ढूंढने जाएगा ना। रिश्वत चाहिए ना तुझे? राजीव की बात सुनकर इंस्पेक्टर को गुस्सा आया और उसने एक जोर का थप्पड़ राजीव को मार दिया। उन दोनों के बीच में हाथापाई शुरू होती इसके पहले ही कुछ कांस्टेबल्स आए और राजीव को खींचकर बाहर ले जाने लगे। ले जाओ इस पागल को और कल सुबह भी वापस मत आना रिपोर्ट कराने के लिए, वरना जान ले लूंगा तेरी। उन कांस्टेबल ने राजीव को स्टेशन के बाहर फेंक दिया। वो नीचे जमीन पर गिरा और घूर कर उन सबको देखने लगा। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और मन कर रहा था कि अभी गन निकालकर उन्हें शूट कर दे। लेकिन अगले ही पल आयशा उसके पास आई और उसने राजीव को उठने में मदद की। राजीव ने देखा आयशा की आंखें लाल हो गई थीं और इसलिए उसने कुछ नहीं किया और कार ड्राइव करके घर जाने लगा, इस उम्मीद में कि काश बच्चे वहां पर आ गए हों। लेकिन घर वैसा ही था जैसा वो दोनों छोड़ कर गए थे, बिल्कुल सुनसान। जब राजीव और आयशा अंदर गए तब राजीव की आंखों में भी आंसू आ ही गए थे। उसे लग रहा था कि उसने अपना सब कुछ खो दिया है। लेकिन तभी उसे एक ऐसी आवाज आई कि उसके गेट पर किसी ने पत्थर मारा। वो जल्दी से बाहर गया, वहां कोई नहीं था और उस पत्थर पर एक लेटर बंधा हुआ था।
और राजीव ने उसे पढ़ा। राजीव, अगर थक गए हो तो अपने बच्चों को ढूंढना बंद कर दो। वो मेरे पास हैं और मैं इतनी आसानी से उन्हें तुम्हें नहीं दूंगा। मुझे पता है कि तुम्हारे पास बहुत सारा ब्लैक मनी था, जिसमें से आधा तुम वाइट कर चुके हो, पर मुझे कलर से फर्क नहीं पड़ता। मुझे सबका सब चाहिए। तुम्हारे एक बच्चे की कीमत है 2 करोड़ रुपए, और इतना पैसा तो तुम आराम से दे सकते हो। इस बात का विश्वास है मुझे आज रात 1 बजे पाइन पॉइंट पर मिलो, और कोई भी होशियारी दिखाई तो प्रिया और ऋषि का आज आखिरी दिन होगा, ये याद रखना तुम। राजीव ने लेटर नीचे किया। आखिर ये कौन हो सकता है जिसे उसके बारे में सब पता है। राजीव के होश उड़ गए और उसे समझ आ गया कि अब वो इस लड़ाई को हारने वाला है। वो नीचे जमीन पर गिर गया और तब पहली बार राजीव की आंखों से दुख के कारण एक आंसू निकला। राजीव अभी भी इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो कौन हो सकता है जो इतनी हिम्मत दिखाकर पहले प्रिया और ऋषि को किडनैप करके ले गया और फिर उसे धमकी दे रहा है। लेकिन फिर राजीव को अपना पहला दिन याद आया। उस दिन भी सेम इसी टाइप का लेटर उसे मिला था। ये बात सोचकर वो तुरंत अपने कमरे की तरफ दौड़ा। आयशा भी राजीव के पीछे गई। कमरे में पहुंचकर राजीव उस लेटर को ढूंढने लगा और उसे बैग में वो मिल गया। राजीव ने चेक किया कि उन दोनों लेटर्स की हैंडराइटिंग सेम थी। ये आदमी वही है जिसने हमारे बच्चों को किडनैप किया है और हमें धमकाया है। इसे अब मैं नहीं छोड़ूंगा, राजीव ने कहा। और इससे पहले वो कुछ करता, आयशा ने नया वाला लेटर उसके हाथ से छीन लिया और उसे पढ़ने लगी। लेटर पढ़ते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और अगले ही पल वो जमीन पर गिर गई। राजीव ने उसे संभालते हुए खड़ा किया। ये सब मेरी गलती है। न मैं उस आदमी के साथ इन्वॉल्व होती, न तुम उसे देखते, न वो यहाँ आता और न ही तुम बच्चों को घर से बाहर भेजते। मैं एक बहुत ही बुरी माँ हूँ। मुझे माँ होने का हक ही नहीं है। मुझे अपने आप को मार देना चाहिए। आयशा इतना कहकर अपने आप को जोर जोर से थप्पड़ मारने लगी। राजीव को समझ आ रहा था कि भले ही वो आयशा पर कितना भी गुस्सा क्यों ना हो, उसे बच्चों से बहुत प्यार था और उन्हें ढूंढने के लिए उसे सब कुछ करना ही था। यही बात सोचकर उसने आयशा का हाथ पकड़ा, उसे उठाकर बेड पर लेटाया और बहुत टाइम बाद उसके इतना करीब होते हुए कहा, तुम चिंता मत करो आयशा, तुम एक अच्छी माँ हो। मैं इस बात को साबित करके रहूंगा और अपने बच्चों को सही सलामत वापस तुम्हारे पास लेकर आ जाऊंगा, चाहे फिर मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। राजीव ने तब आयशा के फोरहेड पर एक किस किया और फिर वो कमरे से बाहर निकलने लगा। तब आयशा ने उससे कहा, अपना ध्यान रखना राजीव। मुझे मेरे बच्चों के साथ साथ मेरा पति भी सही सलामत वापस चाहिए। राजीव ने बहुत टाइम बाद आयशा को इतने प्यार से बोलते हुए सुना था और उसने एक पल के लिए सोचा कि अब शायद सब नॉर्मल हो जाएगा। यही बात सोचकर वो वहां से बाहर निकल गया और फिर पैसों के लिए एक बैग तैयार करने लगा। उसने अपने सारे पैसे बैग में डाल लिए। उसे अब किसी चीज की परवाह नहीं थी। वो बस अपने बच्चों को बचाना चाहता था। ये सब करने में उसे रात के 12:30 बज गए और तब वो अपने मिशन पर निकला। कार चलाते वक्त राजीव के मन में ख्याल आया कि शायद उसने आयशा को आज बहुत ज्यादा ही दर्द दे दिया, जो वो नहीं करना चाहता था। बार बार उसके सामने बस आयशा का रोता हुआ चेहरा घूम रहा था। और तब राजीव ने सोचा कि अब जब वो प्रिया और ऋषि को घर लेकर आ जाएगा तो उनके साथ एक नई जिंदगी शुरू करेगा। बहुत हो गया ये पैसे के पीछे भागने का खेल। इसके चक्कर में वो अपने परिवार को खोना नहीं चाहता था और इसलिए वो चीजों को जल्दी से नॉर्मल करना चाहता था। कुछ ही देर में राजीव अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गया। रात का सन्नाटा हर जगह फैला हुआ था और एक भी आदमी उसे दिख नहीं रहा था। वो कार से बाहर निकला और आसपास देखने लगा। जहां बस जंगल था और ठंड की वजह से कोहरे में कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। राजीव को लगा
कि उस पर कहीं से भी हमला हो सकता है, इसलिए उसने अपने पीछे से गन को निकालने के बारे में सोचा। लेकिन तभी उसे सामने से एक कार आती हुई दिखी जो उससे कुछ दूर पर रुकी। राजीव बस उस कार को देख रहा था और फिर उसमें से एक आदमी निकला जिसने ब्लैक कपड़े पहन रखे थे और ब्लैक मास्क से मुंह ढक रखा था। पैसों का बैग बाहर रख दो और कुछ भी होशियारी मत लगाना। राजीव ने चिल्लाते हुए कहा, पहले बच्चों को बाहर लेकर आओ। उसकी बात सुनकर वो आदमी मुड़ा और कार का गेट खोलकर उसने प्रिया और ऋषि को बाहर निकाला। वो दोनों बहुत डरे हुए लग रहे थे और इनकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। तब राजीव उन्हें देखकर थोड़ा रिलैक्स्ड फील करने लगा। ऋषि, प्रिया, तुम अब डरना मत। डैड आ गए हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। बस थोड़ी देर में ही हम सब घर चलेंगे। ए, ज्यादा होशियार मत बन। बच्चे तेरे पास तभी आएंगे जब तू पैसों का बैग मुझे देगा। अब मैं वापस नहीं बोलूंगा। पैसा निकाल। राजीव को गुस्सा आ रहा था लेकिन उसने कुछ कहा नहीं और पलटकर कार के ट्रंक में से 2 बैग निकालकर उस आदमी की तरफ फेंक दिया। बैग मिलते ही वो आदमी उनकी तरफ लपका और तब ऋषि और प्रिया भागते हुए राजीव के पास आ गए। राजीव ने उन दोनों को गले लगाया। आई एम सॉरी बेटा, मेरे कहने पर ही तुम दोनों बाहर गए थे और फिर सारी चीजें बिगड़ गईं। डैडी को माफ कर दो, आगे से मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। राजीव ने इतना कहकर उन दोनों को उठाया और फिर कार की बैक सीट पर बैठा दिया। तब राजीव पलटा और उसने देखा कि उस आदमी ने पैसे अपनी कार में रख लिए हैं और वो जाने के लिए तैयार है। उसने कार रिवर्स की लेकिन राजीव जानता था कि वो अपने पैसे और ये अपॉर्चुनिटी नहीं खो सकता। उसे उस आदमी के बारे में सब जानना था। वो कौन है, ये सब क्यों कर रहा है और वो अब क्या करने वाला है। यही बात सोचकर राजीव ने तुरंत अपनी गन निकाली और उस आदमी के कार के टायर पर शूट कर दिया। कार अपनी जगह पर रुक गई और तब उस आदमी ने देखा कि राजीव उसकी तरफ ही भागकर आ रहा है। उसने फौरन अपनी कार का गेट खोला और वो जंगल की तरफ भागने लगा। राजीव उसके पीछे भागा। वो आदमी पलट पलट कर राजीव को देख रहा था जो बस उसे फॉलो कर रहा था और इसी चक्कर में उसने ध्यान नहीं दिया और वो आगे जाकर एक पत्थर से टकराया और नीचे गिर गया। राजीव तुरंत उसके ऊपर लपका और उसे पंच मारना शुरू कर दिया। वो लगातार उसे मार रहा था और ये भी नहीं सोच रहा था कि वो कितनी ताकत यूज कर रहा है। कुछ ही देर में राजीव को फील हुआ कि उस आदमी का खून निकल रहा है और उसने तब उसका मास्क उतारा। ये भी एक नया आदमी था जिससे राजीव ने पहले कभी नहीं देखा था, पर अब उसका पूरा मुंह खून से सना हुआ था। पता क्यों कर रहा है ये सब? तुझे मेरी फैमिली के बारे में इतना सब कैसे पता है? और इन पैसों का क्या करने वाला है? बोल, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। बताता हूँ, सब बताता हूँ, बस मुझे मारना मत। ये सब मैं तुम्हारी बीवी आयशा के कहने पर ही कर रहा हूँ। झूठ बोलता है, रुक, ऐसे नहीं मानेगा तू। इतना कहकर राजीव ने फिर उसे मारना शुरू कर दिया। वो आदमी कुछ नहीं कर पा रहा था। तब राजीव ने उसकी गर्दन पकड़ी और चिल्लाते हुए कहा, देख, एक आखिरी मौका दे रहा हूं तुझे, सबका सब सच बता दे, वरना इसके आगे जो भी होगा उसका जिम्मेदार तू ही रहेगा। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ राजीव। आयशा ने ही मुझे यहाँ ये सब करने के लिए कहा था। हमारी हर प्रॉब्लम के पीछे वही है। मैं इंदौर से हूँ। उसने पहले मुझसे तेरे लिए एक धमकी भरा लेटर लिखवाया और फिर तुझ पे नजर रखने को कहा। उस दिन तेरी और उसकी बात की पूरी रिकॉर्डिंग भी उसने मुझे भेजी थी, जिसमें तूने ये बताया था कि पैसा कहाँ से आया है और कितना है। इस वजह से ही मुझे पता था कि कितने रुपए डिमांड करना है। कल उसने मुझे कहा कि मैं तेरे बच्चों को किडनैप कर लूं और फिर हम दोनों यहां से भाग जाएंगे। लेकिन तूने मुझे पकड़ लिया और आयशा ने भी पूरे दिन से मुझे कॉल नहीं किया। एक और बात, जिस पुलिस वाले के साथ तू रहता है ना,
उसे भी तेरी लोकेशन आयशा ने ही बताई थी और इसलिए वो तुझे फॉलो करते हुए यहाँ तक आया है। ये सब आयशा ही प्लान कर रही थी। तो सोच वो कितना नीचे गिर सकती है कि उसने पैसों के लिए अपने ही बच्चों को किडनैप करवा लिया। राजीव ने जब ये सुना तो उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वो उस आदमी को छोड़कर खड़ा हुआ और सोचने लगा कि क्या इन सब पर उसे विश्वास करना चाहिए। वो यही सोच रहा था, तब उस आदमी ने कहा, राजीव, तू अपने पैसे ले ले और मुझे जाने दे, पर एक बात ध्यान रखना कि अपने पैसों और बच्चों के साथ वापस उस औरत के पास मत जाना, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तू इतना इसके पहले कि वो आदमी अपनी बात कंप्लीट करता, राजीव ने उसे शूट कर दिया और वो वहीं मर गया। राजीव को किसी से भी ये सुनना बिल्कुल पसंद नहीं था कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं। वो अपने दिमाग में प्लानिंग शुरू कर चुका था। तब उसने उस आदमी की बॉडी को उठाया और ले जाकर उसे उसकी कार में बैठाया। फिर राजीव ने अपनी कार में से पेट्रोल का कैन निकाला और उस गाड़ी पर छिड़कने लगा। और जब राजीव ने पूरा पेट्रोल छिड़क दिया, तब उसने अपनी जेब में से लाइटर निकाला और कार को आग लगा दी। फिर वो अपनी कार में बैठा और वहां से निकल गया। राजीव कार चलाते हुए चुप था और अपनी आगे की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन प्रिया और ऋषि बहुत थके हुए थे। तब प्रिया ने पूछा, डैड, हम घर कब तक पहुँचेंगे? मुझे मॉम की बहुत याद आ रही है। हम अभी कहीं और जा रहे हैं बेटा। क्या मॉम वहाँ है डैड? नहीं, तुम्हारी मॉम अभी कहीं और है। हम एक नई जगह जा रहे हैं, सिर्फ 1-2 दिन के लिए। फिर मैं तुम्हें एक अच्छी जगह लेके जाऊंगा जहां मॉम भी होंगी। राजीव की बात सुनकर उन दोनों के चेहरे पर स्माइल आ गई और तब राजीव ने कार को मीनाक्षी के घर के रास्ते पर मोड़ लिया। कार ड्राइव करते हुए राजीव बस अपने प्लान के बारे में लगातार सोच रहा था कि वो क्या कर सकता है, और वहीं प्रिया और ऋषि बस उसे देख रहे थे। उन दोनों को ये समझ आ गया था कि जिस रास्ते पर उनकी गाड़ी चल रही है वो तो घर की तरफ नहीं जाता है, पर किसी की भी हिम्मत राजीव से सवाल पूछने की नहीं हो रही थी। कुछ ही देर में राजीव ने कार को मीनाक्षी के घर के सामने रोका। राजीव कार के अंदर से मीनाक्षी के बंगलों को घूर रहा था और सोच रहा था कि क्या उसे अंदर जाना चाहिए या नहीं। तब प्रिया ने उससे पूछा, डैड, क्या यही वो नई जगह है? हाँ प्रिया, यही वो घर है जहां तुम्हें बस थोड़े टाइम के लिए रुकना है। फिर मैं आऊंगा और सब कुछ सही हो जाएगा। डैड, क्या हम अंदर चल सकते हैं? मुझे बहुत भूख लग रही है और नींद भी आ रही है। हाँ चलो। राजीव ने इतना कहकर कार का गेट खोला और वो सिक्योरिटी गार्ड से बात करने गया, जिन्होंने एक बार में ही उसे पहचान लिया और फिर वो कार को अंदर ले गया। इंटरकॉम की मदद से गार्ड्स ने पहले ही मीनाक्षी को उनके बारे में इन्फॉर्म कर दिया था, इसलिए जब राजीव अपने बच्चों के साथ गेट पर पहुंचा तो वहां मीनाक्षी पहले से ही गेट पर खड़ी हुई थी। राजीव को उसके चेहरे पर थोड़ा सा डर दिख रहा था। वो आगे बढ़ा और उसने कहा, आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू दिस लेट, बट मुझे तुम्हारी एक अर्जेंटली मदद चाहिए। अब क्या हम अंदर आ सकते हैं? हाँ राजीव, कम इन। मीनाक्षी ने कहा और प्रिया और ऋषि राजीव को फॉलो करते हुए अंदर चले गए। वो दोनों सोफे पर बैठे और आसपास की चीजों को एनालाइज करने लगे। तब राजीव मीनाक्षी के पास गया और उसने कहा, तुम सही थी। उस दिन जब तुमने मुझसे कहा था कि सबके पीछे मेरी वाइफ है, तब मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया, लेकिन आज मुझे कुछ ऐसा पता चला है जो इस बात को कंफर्म करता है कि मैंने तुम पर विश्वास ना कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। आज हुआ ये कि राजीव ने मीनाक्षी को बच्चों की किडनैपिंग से लेकर उस आदमी की मौत तक के बारे में सब बताया, जिसे सुनकर मीनाक्षी बहुत हैरान हुई और उसने बस एक ही सवाल पूछा, तुम्हें मेरी क्या मदद चाहिए?
मुझे तुम्हारी दो मदद चाहिए। एक तो ये कि तुम प्लीज थोड़े टाइम के लिए मेरे बच्चों को यहाँ रख लो। जब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी तब मैं इन्हें यहाँ से ले जाऊंगा। और दूसरी? आई वॉन्ट यू टू किल आयशा। मुझे पता है कि तुम्हारे बहुत सारी गैंग से कनेक्शंस हैं और तुम ये करवा सकती हो। एक बार आयशा हट जाएगी तो मैं और मेरे बच्चे थोड़ा रिलीफ से रह पाएंगे। प्लीज। और इससे मुझे क्या मिलेगा? या राइट, हर बार तुम अपना फायदा पहले देखती हो। ठीक है, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारी वाइफ के मरने के बाद तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मीनाक्षी की बात सुनकर राजीव हैरान हो गया। उसने ये कभी नहीं सोचा था, लेकिन मीनाक्षी अच्छे से अटैक करना जानती थी और राजीव को मजबूरन हामी भरनी ही थी। ठीक है, जैसा तुम कहो। कल सुबह तुम आयशा को मरवा दो और उसके बाद मैं सिर्फ तुम्हारा हो जाऊंगा। कल सुबह? हाँ, मैं अभी एक बार बस उससे बात करना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ कि मैंने कौन सी गलती की, ताकि जब हम नई जिंदगी स्टार्ट करें तो वो मैं रिपीट ना कर पाऊँ। मैं थोड़े टाइम में ही वापस आ जाऊंगा। मेरे बच्चों का ख्याल रखना। इतना कहकर राजीव अपनी कार में वापस बैठा और वहां से निकल गया। उसे पता था कि उसकी अगली मंजिल कौन सी है और इसी बात को ध्यान में रखकर वो विनय के होटल के बाहर रुका। उसने विनय को कॉल किया और नीचे बुला लिया। विनय हैरान था कि इतनी रात को क्या हुआ। तब राजीव ने उससे कहा, सब कुछ बर्बाद हो गया विनय। मैंने चीजों को सही करने की कितनी भी कोशिश की, पर किसी भी एक्शन का कोई मतलब नहीं निकला। राजीव, तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। अब कहने को बच ही क्या गया है विनय। मेरे सारे पैसे, मेरा परिवार, सब कुछ खत्म हो गया है। मीनाक्षी ने सबको किडनैप कर लिया है और मेरे पैसे के बदले ही वो उन सबको छोड़ेगी। वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है और मैं बस एक आम आदमी से ज्यादा कुछ भी नहीं रहा। मेरे सारे पैसे अब उसके हो जाएंगे और फिर मुझे सुसाइड ही करना पड़ेगा। मैं तुम्हें भी तुम्हारे बचे हुए पैसे नहीं दे पाऊंगा। ये मेरे साथ ही क्यों होता है? इतना कहकर राजीव रोने लगा। विनय को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिस राजीव ने सुबह ही एक आदमी को मारने से पहले 2 बार नहीं सोचा, वो अब किसी बच्चे की तरह रो रहा है। विनय को राजीव की सिचुएशन समझ में आ गई। उसने उसके शोल्डर पर हाथ रखा और कहा, तुम चिंता मत करो राजीव, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे पैसे और तुम्हारी फैमिली को कुछ नहीं होने दूंगा। ये मेरा वादा है। पर तुम करोगे क्या? मैं उस मीनाक्षी के घर के अंदर घुसकर उसे मार दूंगा और फिर तुम्हारे पैसे और परिवार को सेफली वहां से निकाल कर ले आऊंगा। क्या तुम सच कह रहे हो विनय? हाँ राजीव, तुम बिल्कुल भी मत डरो। यहां से मैं सब हैंडल कर लूंगा, पर हर चीज की कीमत होती है और इसकी भी लगेगी। विनय, तुम चाहे मेरा सब कुछ ले लो, बस मेरे परिवार को बचा लो। मुझे सब नहीं चाहिए राजीव, बस मुझे 40% और चाहिए। उसके अलावा सारा पैसा तुम रख लो। ठीक है विनय, पर मेरी बस एक रिक्वेस्ट है कि तुम जो भी करो उसे सुबह करना। मैं एक बार और मीनाक्षी से बात करने जा रहा हूं, पर अगर वो कन्विंस नहीं हुई तो तुम अपना प्लान एग्जीक्यूट कर देना। जैसा तुम बोलो राजीव, जाओ और आराम से उससे बात करना, मैं सब संभाल लूंगा। विनय ने इतना कहा और राजीव ने उसे गले लगा लिया। विनय को नहीं दिखा, लेकिन राजीव के चेहरे पर एक स्माइल थी जो ये बता रही थी कि उसका प्लान थोड़ा सक्सेसफुल हो रहा है। तब वो अपनी कार में बैठा और अपने प्लान के 3rd फेज को कंप्लीट करने के लिए अपने घर की तरफ चल दिया। कार चलाते वक्त राजीव के चेहरे पर वही स्माइल थी। उसे लगा नहीं था कि विनय इतनी आसानी से उसकी बात का विश्वास कर लेगा, पर जिस तरह से उसने चीजों को उसके सामने रखा था, इससे साफ था कि विनय उसकी बात का यकीन कर लेगा। ये बात मन में सोचते हुए ही राजीव ने अपने घर के सामने गाड़ी रोकी। वो अंदर गया तो उसने देखा कि आयशा अभी भी जमीन पर ही लेटी है और उसके अंदर आते ही वो उठी और बाहर जाने लगी। लेकिन जब उसे राजीव के पीछे कोई नहीं दिखा तो वो बहुत हैरान हो गई। राजीव तब जाकर सोफे पर बैठ गया
राजीव, बच्चे कहाँ हैं राजीव? तुम उन्हें लेने गए थे ना? कहाँ है वो दोनों? और तुम्हारे पैसे? बोलो राजीव, मेरी बात का जवाब दो। अब कुछ बोलने के लिए बचा ही नहीं है आयशा। पैसे और बच्चे दोनों चले गए। मतलब राजीव? मतलब ये आयशा कि मैं बच्चों को लेने ही गया था, पर जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि बच्चों को मीनाक्षी ने किडनैप करवाया था और फिर उसने मुझसे पैसे मांगे। मैंने उसे दोनों बैग दे दिए और तब उससे बच्चों के बारे में पूछा और तब उसने मुझे बताया कि उसे और पैसे चाहिए। मैं कहां से पैसे लाऊंगा और क्या करूंगा, ये मैंने उससे पूछा, पर उसने मेरी एक बात नहीं सुनी और फिर वो वहां से पैसों के साथ चली गई। उसने कहा है कि उसे कल सुबह तक 3 करोड़ रुपए और चाहिए, वरना वो दोनों को बाहर डालेगी। मैं पैसे नहीं ला सकता, हमारे बच्चे मरने वाले। आयशा, राजीव ने एक बार फिर रोना शुरू कर दिया। आयशा, हमारे बच्चे। और तब आयशा को विश्वास हो गया कि राजीव सही कह रहा है। आयशा आगे बढ़ी और उसने राजीव को चुप करने की कोशिश की, पर राजीव लगातार रो रहा था। तब आयशा घर के अंदर जाने लगी और अंदर अपने कमरे में पहुंचकर उसने फोन निकालकर एक नंबर डायल किया। हर रिंग के साथ आयशा की बेचैनी बढ़ रही थी और तब फोन आंसर हुआ। हेलो, कहाँ हो तुम? जल्दी उठो, यहाँ सब कुछ बिगड़ गया है। हमारा प्लान पूरी तरह बर्बाद हो गया है। राजीव ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। क्या हो गया? तुम आराम से एक एक बात बताओ। तब आयशा ने राजीव की सारी बात उस आदमी को बता दी। क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? बच्चे तो हमने किडनैप करवाए थे, फिर ये क्या हो गया? उस आदमी ने बोला था कि वो बच्चों को अपने पास ही रखेगा और कल सुबह ही पैसे मुझे दे देगा, पर फिर ये कैसे हो गया? रुको, मैं उसे कॉल करता हूं। उस आदमी ने किडनैपर को कॉल करने की कोशिश की, पर उसने आंसर नहीं दिया। वो आंसर नहीं कर रहा है। मुझे तो लगता है कि तुम्हारे उस फेक किडनैपर ने हमारे अगेंस्ट काम किया है। वो जरूर हमारे प्लान के साथ मीनाक्षी के पास गया होगा और उसने उसे राजीव के पैसों का लालच दिया होगा। मुझे शुरू से ही उस आदमी पर शक था और अब जो पैसे हमारे पास होने चाहिए थे वो मीनाक्षी के पास हैं और मेरे बच्चे भी। तुम्हारे चक्कर में मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है। एक सेकंड आयशा, तुम इसमें बस मुझे मत ब्लेम करो। हर टाइम तुम मेरे साथ थी और लेटर भेजना और बच्चों को किडनैप करना भी तुम्हारा ही आइडिया था। अब तुम बस चुप रहो और मेरी बात सुनो। हमें अब इस तरह से चीजें प्लान करनी होंगी कि हमें बस पैसा मिल जाए और हम यहां से भाग सकें। मैं कल सुबह ही मीनाक्षी के घर में घुसकर सारा पैसा चोरी कर लूंगा और फिर हम यहां से भाग जाएंगे। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमें ऐसा ही करना चाहिए। आयशा ने कहा और उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। उसे किसी भी चीज की परवाह नहीं थी, पर पैसों के प्यार में अंधी होकर वो ये नहीं देख पाई कि दीवार के पीछे राजीव खड़ा था और उसने उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी। उसके प्लान का 3rd फेज भी कंप्लीट हो गया था। राजीव को आयशा की बात सुनकर थोड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसने उन सारे लोगों को अलग अलग कहानी सुनाकर एक नई कहानी बना दी थी, जिसका राइटर भी वही था और हीरो भी वही था। सबको बस यही लग रहा था कि वो जो करने वाले हैं वो सही है और उनके फायदे की बात है, पर पूरी कहानी में फायदा सिर्फ राजीव को होने वाला था। तभी आयशा ने फोन काट दिया और राजीव भागता हुआ वापस सोफे पर आकर बैठ गया। उसने अपना मुंह अपने हाथों के बीच में छुपा लिया ताकि आयशा को लगे कि वो अभी भी रो रहा है। राजीव, तुम अब रोना बंद करो। मैंने किसी तरह कुछ लोगों से बात करके पैसे अरेंज किए हैं। कल सुबह तक हमारे पास पैसे आ जाएंगे और हम मीनाक्षी के मुंह पर पैसे मारकर बच्चों को वापस लेके आएंगे। लेकिन आयशा, तुमने ये सब कैसे किया? अभी सवाल जवाब का टाइम नहीं है राजीव। मैं तुमसे जितना कहती हूँ तुम उतना ही करो। एक बार बच्चे हमारे पास आ जाएं तो मैं तुम्हें सब बता दूंगी। अब तुम आराम करो, मैं भी सोने जा रही हूँ। इतना कहकर
आयशा वहां से चली गई और तब राजीव ने सोचा कि उसका काम अभी अधूरा है। वो तुरंत वहां से उठा और अपने लैपटॉप को ले जाकर उसने कुछ डॉक्यूमेंट्स पर काम करना शुरू कर दिया। राजीव ने बहुत सारे स्कैम्स किए थे और उसे फोर्जरी करना बहुत अच्छे से आता था, फिर चाहे वो कोई लीगल डॉक्यूमेंट हो या फिर कोई बैंक का स्टेटमेंट। कुछ ही देर में राजीव ने एक बंडल में बहुत सारे डॉक्यूमेंट प्रिंट करके साथ में स्टेपल कर दिए। राजीव ने देखा कि बाहर सूरज उगने वाला है और उसे नींद भी आ रही थी, पर वो अब चैन की नींद लेने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि ये थकान भी उसे बहुत मजे देने वाली थी। तब वो उठा और अपने कमरे की तरफ गया। वहां आयशा बड़े आराम से सो रही थी। कोई भी उसे देखता तो उसे इस बात का विश्वास नहीं होता कि इस औरत के बच्चे गायब हैं। फिर राजीव ने गेट पर नॉक किया। गेट की आवाज सुनकर आयशा नींद में से उठी और उसने राजीव से कहा, क्या हो गया राजीव, इतनी सुबह तुम यहाँ? सब ठीक तो है ना? हाँ आयशा, सब ठीक है। दरअसल मेरा मन नहीं लग रहा था, पूरी रात से मुझे नींद भी नहीं आई, तो मैं सोच रहा हूं कि बाहर का एक राउंड लगाकर आ जाऊं। राजीव की बात सुनकर आयशा को लगा कि ये बहुत अच्छा मोमेंट है। अगर राजीव बाहर चला जाएगा तो वो आराम से अपने पार्टनर को यहाँ बुला सकती है और राजीव के वापस आने से पहले वो यहाँ से भाग जाएगा। यही बात सोचकर उसने राजीव से कहा, हाँ राजीव, तुम आराम से जाओ और जब ठीक लगे वापस आ जाना। मैं यहाँ सब संभालूंगी और मेरी चिंता मत करना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राजीव आयशा की बात के पीछे का मतलब बहुत अच्छे से समझ सकता था, पर उसने फिर कुछ नहीं कहा और अपनी गर्दन हिलाकर वो वहां से चला गया। कार में बैठकर राजीव बहुत ही रिलैक्स्ड फील कर रहा था और तब वो वहां से निकल गया। राजीव अपने सामने एक खुला आसमान देख रहा था जिसमें एक नई सुबह थी जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तब उसने कार को साइड में लगाया और बाहर निकलकर उस सीन को देखने लगा। उसे अच्छे से पता था कि हिमाचल में ये उसकी आखिरी सुबह है और वो जी भरकर उस सीन को अपने साथ रखना चाहता था। कुछ ही देर में सूरज ऊपर आ गया और राजीव ने देखा कि 8:30 बज चुके हैं। उसके प्लान का एग्जीक्यूशन टाइम शुरू हो गया है। वो फिर से कार में बैठा और उसने मीनाक्षी के घर का रूट पकड़ा। राजीव अपना डेली वाला रास्ता फॉलो करते हुए मीनाक्षी के घर पहुंचा। इस बार गार्ड्स ने उसकी गाड़ी देखते हुए ही गेट खोल दिया। राजीव ने कार पार्क की और अपने हाथों में डॉक्यूमेंट्स और पैसे का बैग लेकर मीनाक्षी के गेट पर नॉक किया। जब मीनाक्षी ने गेट खोला और राजीव ने देखा कि वो सूट में ऑफिस जाने के लिए तैयार बैठी थी, राजीव अंदर एंटर हुआ। उसने बैग और डॉक्यूमेंट नीचे रखे। तब मीनाक्षी ने गेट लगा लिया और वो आकर राजीव के पास बैठ गई। बच्चे कहाँ हैं? वो ऊपर कमरे में सो रहे हैं। कल रात को बहुत देर तक जागे। मैंने उन्हें खाना खिला दिया था और थोड़ी देर उनसे बात भी की। वो बस तुम्हें और तुम्हारी वाइफ को याद कर रहे थे। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की पर वो नहीं माने, लेकिन फिर वो ऐसे ही करते करते थक कर सो गए। अच्छा हुआ, मुझे बहुत चिंता हो रही थी उनकी। आयशा ने क्या कहा? आयशा मुझे कभी घर पर मिली ही नहीं। मैं जब घर पहुंचा तो वो वहां से भाग चुकी थी। मैं पूरी रात उसे इधर उधर ढूंढता रहा पर वो मुझे कहीं नहीं मिली। मैं बस इस बात से खुश हूं कि उसे पैसे और बच्चे नहीं मिले। तुम चिंता मत करो राजीव, मैंने ऐसे लोगों को हायर किया है जो जरूरत पड़ी तो उसे नरक से भी ढूंढ कर लाएंगे और मार डालेंगे। शायद हम जब तक बात कर रहे हैं तब तक वो मर भी चुकी होगी। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, पर मेरी चिंता अभी खत्म नहीं हुई है। मतलब ये मीनाक्षी कि जब तक ये पैसा मेरे पास रहेगा कोई ना कोई मुझे परेशान करने बार बार आता रहेगा और मेरे बच्चों को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे सारे पैसे तुम अपने पास रख लो और बदले में मुझे अपने बिजनेस का पार्टनर बना लो। मैंने डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लिए हैं और शादी की डीड भी बनवा ली है। तुम इसे बस एक बार पढ़ लो और साइन कर दो। राजीव ने इतना कहकर डॉक्यूमेंट्स मीनाक्षी को पकड़ाए और वो उन्हें पढ़ने लगी, लेकिन वो ज्यादा कुछ पढ़ती उससे पहले ही राजीव ने उसका एक हाथ अपने हाथ में रखा और कहा, मैं इस दुनिया में अब बहुत कम लोगों पर विश्वास करता हूं और ऐसा लगता है कि तुम उनमें से एक हो।
मैं बस अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ ही बिताना चाहता हूं। अभी तक बस मैं आयशा की वजह से रुका हुआ था, पर अब वो नहीं है, तो हम एक हो सकते हैं। मुझे भरोसा है कि तुम एक अच्छी माँ और अच्छी पत्नी बनोगी। राजीव इतना कहकर आगे बढ़ा और उसने मीनाक्षी को किस कर लिया। जब वो दोनों अलग हुए तब मीनाक्षी के चेहरे पर स्माइल थी। उसने फिर जल्दी जल्दी सारे डॉक्यूमेंट्स को बिना पढ़े साइन कर दिया और फिर डॉक्यूमेंट राजीव को दे दिए। तब राजीव ने डॉक्यूमेंट लिए और वो उठ गया। मैं सोच रहा हूं थोड़ी देर बच्चों को बाहर घुमा कर ले आऊं। वो डरे हुए हैं तो उन्हें मेरे साथ रहने में रिलीफ फील होगा। हम कुछ देर में ही वापस आ जाएंगे, तब तक तुम यहीं रुकना। राजीव वहां से उठा और ऊपर कमरे में जाकर उसने प्रिया और ऋषि को उठाया। फिर वो उन्हें लेकर नीचे आया और फिर कार में बैठकर वहां से निकल गया। कार चलाते वक्त उसे बस एक ही चीज ध्यान थी कि जिस तरह उसने अपने सारे पीसेस प्लेस कर रखे हैं वैसा हो जाए तो उसका प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा, और इसलिए वो कार को बस रैंडमली चलाने लगा। प्रिया और ऋषि ने एक बार आयशा के बारे में पूछा। ज्यादा गौर नहीं किया क्योंकि उसे पता था कि आयशा शायद अब अपनी आखिरी सांसें गिन रही होगी, और ऐसा ही हो रहा था। राजीव के घर से निकलने के कुछ ही देर बाद वहां कुछ लोग मास्क लगाकर घर पहुंचे। आयशा उन्हें देखकर हैरान थी कि वो कौन है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती उन लोगों ने अपनी गन निकाली और उसे शूट कर दिया। आयशा की पूरी बॉडी में से खून निकल रहा था और तब वो लोग वहां से भाग गए। वहीं दूसरी ओर सुबह होते ही विनय ने भी अपना प्लान शुरू कर दिया था। उसे बस राजीव का पैसा चाहिए था और उसके प्यार में वो पूरी तरह पागल हो चुका था। वो मीनाक्षी के घर पहुंचा और पीछे के रास्ते से अंदर घुस गया। मीनाक्षी के गार्ड्स उसे देख नहीं पाए और तब विनय ने अपनी गन से मीनाक्षी को शूट करके उसे मार डाला और उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया। फिर उसने राजीव के पैसों से भरे बैग उठाए और वहां से निकलने लगा, लेकिन विनय को नहीं पता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तब वो आगे जाने लगा और एक क्लिफ के पास थोड़ा रेस्ट करने के लिए रुका, पर इतनी ही देर में उस पर आयशा के पार्टनर ने हमला कर दिया। विनय उस अटैक से बच गया और वो दोनों अब बैग के लिए फाइट करने लगे, पर उस स्ट्रगल में उन दोनों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वो क्लिफ के बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं और बैलेंस बिगड़ने की वजह से दोनों का पैर फिसला और बैग के साथ दोनों नीचे गिरकर मर गए। लेकिन जो बैग नीचे गिरा उनमें नकली नोट थे, क्योंकि असली नोट तो राजीव के पास थे, जो आराम से सड़क पर गाड़ी चला रहा था और उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। उसने ऋषि और प्रिया को आइसक्रीम दिलाई थी जो उसे एंजॉय कर रहे थे, और तब राजीव ने अपनी कार मीनाक्षी के होटल के सामने रोकी। वो बड़े एटीट्यूड के साथ अंदर गया और उसने रिसेप्शन पर खड़े होकर मैनेजर को बुलाया। मैनेजर के आते ही राजीव ने उसे डॉक्यूमेंट्स दे दिए जिन पर साफ साफ लिखा था कि मीनाक्षी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी और सारे बिजनेस राजीव मेहरा के नाम कर दिए हैं और वो सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चली गई हैं, जहां उसे कोई भी नहीं ढूंढेगा। उन सारे डॉक्यूमेंट्स पर मीनाक्षी की साइन थे, इसलिए मैनेजर को राजीव की बात माननी पड़ी और फिर उसने राजीव को मीनाक्षी के टॉप फ्लोर वाले पेंट हाउस में भेज दिया। पेंट हाउस में एंटर होते ही प्रिया और ऋषि वहां की चीजों को देखने लगे और राजीव तब अपनी चेयर की तरफ बढ़ा। उसने अपने रास्ते के सारे लोगों को बिना हाथ लगाए हटा दिया था और अब वो एक किंग बन चुका था जिसका अब कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था।